इस पेज पे आते हैं, वो पेज ही गायब हो गया। चलिए, क्या क्या लिखा था अपन ने? सबसे पहले आप लिखेंगे लोकसभा अनुच्छेद कौन सा है? 81 है। अब मैं ये इनडायरेक्ट रूप से कह सकता हूं क्या कि 81, एक 82 पढ़ना इसमें, 84 पढ़ना इसमें, और 93, 94, 95 और 96 पढ़ना इसमें, और 97 पढ़ना है, और 98 पढ़ना, और 99। अब समझो इधर, आप कंफ्यूज हो रहे, मैंने बता दिया आपको। 81 में क्या है? गठन। 82 में क्या था? जनगणना के बाद में समायोजन। 84 में क्या है? योग्यता, बताई थी थोड़ी देर पहले। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष, ये वाले अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष के संबंधित है। 97 में क्या आएगा? वेतन आएगा इनका सबका। और 98 में क्या आएगा? और 99 में शपथ आएगी, जो सबकी साथ में है। अब आपको मैं ये बोलूँ कि एक्सक्लूसिव देखा जाए कौन से अनुच्छेद लोकसभा से जुड़े हुए हैं? 1 2 3 6 अनुच्छेद जुड़े हुए हैं, जो केवल किस संबंधित हैं, और बाकी सारे क्या है? कंबाइन है, कॉमन है। क्लियर हो गया क्या? अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 81, सबसे पहले उपनाम पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं लिखवाएंगे, उनका उल्टा कर देना। एक लोकप्रिय सदन याद रख लेना, पॉपुलर हाउस, और एक प्रत्येक सदन भी याद रख लेना। प्रत्येक सदन कौन सा होगा? राज्यसभा। और प्रत्येक सदन कौन सा होगा? इसके बाद में सदस्य। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। लोकसभा के सदस्य संख्या, अधिकतम, अभी आंकड़ा चेंज हो रहा है वैसे, और लिख लेते हैं एक बार। वर्तमान में क्या ये संख्या संविधान में लिखी गई है? तो क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? ऐसा लिखा गया है 530 सदस्य। 530 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्य से आएंगे। और बचे हुए सदस्य कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने हो जाएंगे? 20, 22 नहीं, 2 तो मनोनीत, 2 को नहीं लेना। एक बार इतना तो मुझे होश है ही कि कौन सा अटैक होना। अब इतना ही जब पढ़ा दिया आपको यहाँ तक, तो इतना तो मुझे भी आइड, थोड़ा सा तो पढ़ाई होगा इतना, ऐसे थोड़ी गलत लिखवा दूंगा। तो ऐसे लिखा हुआ है, संविधान की बात अपन कर, ऐसा है कि साहब 530 सदस्य हैं वो राज्यों से, और 20 हैं वो प्रदेशों से। इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आ रही है यहाँ से, अभी 545 सदस्य हैं, अभी तो 543 ही हैं, जबकि 2 तो भी है नहीं। अब अगर भविष्य में सदस्य बड़े लोकसभा से हो तो कहाँ से बढ़ेंगे वो? राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से? केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के लिए तो जितने उतने ही रहेंगे, अब ये फिक्स हो गया। देखो 530, अभी हैं भी 530। केंद्र शासित प्रदेशों से अभी 13 हैं। समझे आप इसको? अभी जो सिनेरियो उसको लिखता हूँ मैं। अभी 530 तो राज्यों से हैं अभी। इधर एक बार देख लो ना, बहाना अपना तो लिख लियो वो घर को गो, ऐसे लिख समझ लो ना। 530 कहाँ से है? ऐसे नहीं, चुपके चुपके नहीं लिखा, अभी समझ लो। ये आपके लिए लिखा भी लिखवाऊंगा। 530 तो कहाँ से है? और अभी जो वर्तमान में 13 वो कहाँ से है? तो टोटल कितने हो गए? 500। और 2 कैसे थे? मनोनीत, जो इस बार है नहीं। तो अभी वर्तमान में सदस्य कितने? और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552 पर 550 हो जाएंगे अधिकतम। अब राज्यों से तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, 530 के 30 ही। अब जो भी बढ़ेंगे भविष्य में वो कहाँ से बढ़ाएंगे? क्योंकि यहाँ से 13 ही है, और करने कितने? 20 करने। बात समझ में आ गई क्या?
इसका मतलब 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, 13 में 7 तो दिल्ली से और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश सब में से एक एक है। अभी सिनेरियो बदल जाएगा, समझ में आ गया? मेरा समझाने का मतलब आपको ये है कि संविधान में ये नंबर लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हुई है 2, 530 होंगे राज्यों से और 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेश से। क्लियर हो गया क्या? लिख लो इसको। अब कैसे लिखते हैं देखो, कुल 543 करके ले लेते हैं अभी, मनोनीत या मनोनीत भी लिख लेते हैं। चलो एक बार हटा देंगे फिर इनको। 45 देख लें इधर आप सारे, 545 कितने भागों में बांटेंगे? 2 में, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित कितने हैं? 543। 2 कैसे होते हैं? अभी हटाएंगे इसको। मनोनीत या निर्वाचित कितनी जगह से होते हैं? कहाँ से? राज्यों से और हाँ संघ शासित भी बोल सकते हो। राज्यों से कितने और केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 20 होंगे तो फिर आंकड़ा ही बदल जाएगा। 13 में से अकेले दिल्ली से कितने? बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं उनमें से एक एक हो गया क्या? साथ 2 4 कोई नहीं, एक हटा देते। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 104वां संविधान संशोधन हुआ। आप मनोनीत अब नहीं रहे तो बचे कितने? 543 और 543 के 43 क्या होंगे? अब ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? इसका मतलब ये है कि अब मनोनीत तो होंगे नहीं और अभी तो इतना, पर भविष्य में नंबर बढ़ सकता है और बढ़ के कहाँ तक जा सकता है? 550 तक चला जाएगा। 52 तो नहीं होगा क्योंकि 2 तो रहेंगे नहीं। 550 में से 30 तो ये राज्यों से ही रहेंगे और 20 कहाँ से हो जाएंगे? अभी कितने केंद्र शासित प्रदेशों से? इसका मतलब कितने बढ़ जाएंगे उधर से? 7 और बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी जो सदस्य हैं राज्यों से तो पूरे भर लिए हैं पढ़ने, कमी पड़ेगी केंद्र शासित प्रदेशों से पड़ेगी। इन फ्यूचर अगर नंबर सीट बढ़ाएंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों से बढ़ाएंगे न कि राज्यों से। क्लियर हो गया? चलिए, तो क्या उतारेंगे आप? ऐसे उतारें इसको। उतार लिया? बहुत बढ़िया। नहीं उतारा? नहीं उतारा तो उतार लेते हैं। कैसे लिखें? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके? मनोनीत तो हटा ही दिया तो खत्म ही हो गया झंझट ही। समझ में आ गया? टोटल कितने हैं? 543। ये सारे के सारे क्या हैं? इधर देख लो एक बार अगर नहीं समझ में आता। टोटल सदस्य कितने? निर्वाचित कितने? टोटल निर्वाचित ही है, कुछ राज्यों से निर्वाचित हैं। राज्यों से कितने? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक, इतना ठीक है आपके लिए, आगे जाने की जरूरत अभी है नहीं। अभी निर्वाचन होगा कैसे? थोड़ी देर पहले अपने बात करी। कैसे निर्वाचित होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। क्या प्रत्यक्ष होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। और प्रत्यक्ष में कौन सा मेथड है ना? गुप्त कहाँ होगा? ये तो वो होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा। ये तो नहीं भूल गए आप लोग? देखो ऐसे ही तो बताया था। एक डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष का नाम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रेशियो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल स्थानीय मत प्रणाली। और एक कौन सा था प्रत्यक्ष में? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सिस्टम है। इससे लोकसभा का चुनाव होता है। इसका हिंदी बोलते हैं अग्रताई विजेता। अग्रताई विजेता, इसका बताते क्या होता है। तो ऐसा आप एक लाइन में अगर ज़्यादा झंझट में नहीं फंसना चाहें ना, एक लाइन लिख ले, वो ये लिख ले,
लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और फर्स्ट पास द पोस्ट तरीका है। लोकसभा ये लिखा देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या अब चूंकि आप तो हिंदी के हैं तो आप लिखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और ब्रैकेट में अग्रताई विजेता भी लिख सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी नहीं आई है क्योंकि आपको बताना कि भाषा मानकीकरण एक संस्था है भारत की, वो भाषा के शब्दों का मानकीकरण देते हैं कि किस शब्द का क्या इंग्लिश में सही शब्द होगा, हिंदी में सही शब्द क्या होगा, तो उन्होंने मानकीकरण किया इस शब्द का अग्रताई विजेता। क्या किया है? अग्रताई। इसको अगर कोई मुझे कहे कि इसको 20 सेकंड में समझाओ, इतना है। टोटल वोट 100 हैं और 10 जने खड़े हो गए, मान लो एक के 15 वोट मिले, बाकी किसी को 8, 10, 7 मिले, कौन जीत जाएगा? बस इतना। इसी को क्या बोलते हैं? अर्थात सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल गए। अब वो ये फर्क नहीं पड़ता कि 51% मिले, 15% मिले, बस वोट सबसे ज़्यादा जो प्रतिद्वंदी है उनमें सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, और उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? अग्रताई विजेता, फर्स्ट पास द पोस्ट। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? योग्यता लिख लेते हैं या समायोजन लिख लेते हैं। अनुच्छेद 82 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी? हाँ सर क्या पूछ रहे थे? चलिए सबसे पहले सदस्य संख्या पढ़ ली, उसके बाद में इनका क्या पढ़ लिया अपन ने? निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में देख लिया, और अब अपन देखने वाले हैं अनुच्छेद 82। थोड़ा समझ लो, 1 मिनट में काम में आएगा। (82) 82। देखिए 82 में क्या कि समायोजन होगा। पहले आप समझो, लिखेंगे कुछ नहीं, एक बार कंसंट्रेट करेंगे। देखिए लोकसभा में कितने राज्य को कितनी सीट मिलेगी, यह उनकी जनसंख्या पर निर्भर है। जैसे यूपी में लोकसभा की लगभग 80 सीटें और राजस्थान में लोकसभा की, तो इतना अंतर क्यों है? वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, अपने यहाँ जनसंख्या कम। इसका मतलब ये हो गया कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसको लोकसभा में उतना ही क्या होगा? फायदा होगा, उतनी ज़्यादा सीटें होंगी उनकी। संविधान में क्या लिखा था? अनुच्छेद 82 में ये लिखा था, इसको खूब अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज गलत करोगे। संविधान में ये लिखा था कि हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। आपको बताया कि लॉर्ड मेयो 1872 पहली बार, रिपन 1881 जनगणना शुरू होगी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। हर 10 साल बाद में जनगणना होती है, और संविधान में ये लिखा था कि हर 10 साल बाद में जब जनगणना होगी तो लोकसभा की सीटें भी बदल जाएंगी। पर अपन पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं लोकसभा की तो वही सीटें, राजस्थान से 25, तो ये क्यों नहीं बदली? इसका अंतर समझते हैं। ये तो लिखा हुआ था संविधान में कि 10 साल बाद में समायोजन करेंगे सीटों का और सीटें बदल जाएंगी। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतनी ज़्यादा सीटें। आपको पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए। साइंस में आपने पढ़ा होगा, नसबंदी, आपने देखा, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि 2 प्रकार से हो सकती है, मेल और फीमेल। मेल 2 टाइप की, परमानेंट और टेम्परेरी, फीमेल 2 टाइप की, परमानेंट और टेम्परेरी। बताएंगे कैसे होते हैं जब साइंस का टॉपिक करेंगे। तो इंदिरा गांधी का फोकस परिवार नियोजन था, कैसे भी जनसंख्या कंट्रोल हो जाए। अपने वाले समझाने से तो मानते ही नहीं साहब। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बच्चे कमाएंगे, एक बच्चा 100 रुपये लेके आया, 10 बच्चे दिन के 1000 रुपये आ गए, एक ही हुआ तो 100 लेके आएगा। अब वो खाएंगे कितना वो नहीं पता। इंदिरा जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं मानेंगे। दक्षिणी भारत के, आपको पता है कि दक्षिणी भारत के कुछ राज्य समझदार स्टेट हैं, पढ़े लिखे, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, जबकि कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा भी। इन
राज्यों ने जनसंख्या की नीति अपनाई और इसलिए आज वो समृद्ध भी हैं अपने से। भाई उत्तर भारत के राज्य तो गरीब हैं, दक्षिण भारत वाले थोड़े समृद्ध है। उसमें जनसंख्या भी एक फैक्टर है। जिस घर में कम बच्चे, कम इन द सेंस 1-2 बच्चे, उनके परिवार ठीक समृद्ध है। 8-10 है तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसको रोकते हैं, किसको, इन सीटों को, वरना तो ये यूपी वाले तो 1000 सीटें ले जाएंगे, लोकसभा में सीटें 545 है। अगर इसी हिसाब से रहा तो जनसंख्या पर मिलेंगी। तो इंदिरा जी ने 42वां संशोधन किया। बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को। कब हुआ? 76 में, और जनवरी 77 में इसको लागू कर दिया। इसमें एक बात लिख दी कि ये जो जनगणना वाला है ना, जनगणना वाला, इसको भी रोकते हैं। हर 10 साल बाद में सीटें नहीं देंगे। सन 2000 जब आएगा, 2000 की साल, और फिर उसके बाद 2001 आएगा, 2001 में जो जनगणना होगी उसके बाद और सीटें देंगे। इंदिरा जी के क्या ड्रीम था इंदिरा जी का? क्या पता तब तक जनसंख्या नियंत्रण ही हो जाए। 2000 को आते टाइम नहीं लगा, 2000 भी आ गई। फिर कहा कि भाई ये तो नहीं है। एक चीज और समझना चाहिए इसमें, तो वो पता नहीं आपके मस्तिष्क में पल्ले पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आज झुंझुनू किस, या मंडावा, या कोई सा गांव, इधर कोई सा गांव ले लेते, भीमसर गांव मान लो, किस लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र में आएगा? एक तो ये नहीं समझे। मान लेते हैं कि झुंझुनू, इधर कोई गांव का नाम ले लेते हैं, अलसीसर गांव ले लिया। मान लेते हैं कि जो अलसीसर गांव है ये झुंझुनू के नीचे आएगा, मंडावा के नीचे आएगा, या कोई और चूरू के नीचे आएगा, विधानसभा के नीचे। मतलब अलसीसर के लोग, बहुत कंसंट्रेट करना, अलसीसर के लोग कहाँ पे वोट डालेंगे अपना, कौन सी लोकसभा क्षेत्र में आएंगे। एक तो इसको समायोजन बोलते हैं, है ना। हो सकता है कि आपके ध्यान आने के पहले कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो कोई दूसरी जगह आपका वोट पड़ता होगा, अब आपका दूसरी जगह वोट पड़ता होगा, ऐसा हो सकता है। समझ लीजिए, काफ़ी काम की बात बता रहा हूँ, इसलिए इसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो एक तो समायोजन होता है कि किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, और एक समायोजन होता है कि कौन सा क्षेत्र किस विधानसभा या लोकसभा के नीचे आएगा। नहीं सुन में हो सकता है अलसीसर पहले मंडावा के नीचे आता हो, मान लो। अब मुझे नहीं पता मंडावा इधर है, मतलब किसके नीचे आएगा, एग्जाम्पल कर लो। हो सकता है कि अब अलसीसर झुंझुनू के नीचे आता हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सीटें 2 प्रकार से समायोजित होती हैं। एक तो किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, और एक कौन सा क्षेत्र कौन सी विधानसभा के नीचे आएगा। समायोजन 2 प्रकार से होता है, और दोनों 82 के तहत ही होता है। याद रह जाएगा क्या? इसलिए जब 42वां संशोधन किया ना इंदिरा जी ने, जब 42वां संशोधन किया, उसमें 2 बातें लिखी, ये समझना ज़्यादा काम का है। एक तो लिखा कि सन 2000 तक इन सीटों को नहीं छेड़ेंगे। तो दक्षिण भारत वाले राज्यों ने कहा कि धन्यवाद आपका, क्योंकि उनको लगा हमारे तो लॉस हो रहा है। कहा कि 2000 तक किसी की कितनी जनसंख्या बढ़े, 2000 के बाद जो पहली गणना होगी 2001 में, उसके बाद वापस सीटें नहीं बांटेंगे। तब दक्षिण भारत राज्यों ने कहा कि 20 साल तो आराम से निकलेंगे। एक कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के नीचे आएगा, इसको हम डिसाइड करेंगे 1991 की जनसंख्या के अनुसार। बात समझ में आ गई क्या? नहीं समझ में आई? अब अगली बात, मैं शायद थोड़ा सा मिस कर गया। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, उसमें यह लिखा कि 1971 की जो जनसंख्या होगी, ये शायद मैंने गलत बात, वो 84वां संशोधन 2000 में है। कहा कि 1971 की जनसंख्या रखेंगे आधार वर्ष। कब तक रखेंगे? सन 2000 तक रखेंगे, 2000 तक। नहीं सुन में क्या? 42वां संशोधन क्षेत्र में हुआ,
अगर ये समझा दिया तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि टफ है। 42वां संशोधन क्षेत्र में हुआ, उसमें यह कह दिया कि जो 1971, मैंने राष्ट्रपति पढ़ा है ना आपको, तो कहा कि जो जनसंख्या ली जाएगी वो कब की ली जाएगी, और जो सीटें बांटेंगे वो कब किस हिसाब से बांटेंगे, 1991 के अकॉर्डिंग। कब तक रहेगा, 2000 तक फिक्स रहेगा, ऐसा ही है। अब सन 2000 भी आ गया, जबकि राज्यों में तो कोई सुधार नहीं हुआ, तो वापस से कौन सा संशोधन करना पड़ा, 84वां संशोधन। 42 का दुगुना कितना होता है, 84। और ये संशोधन किया सन 2000 में किया, और इसमें ये लिख दिया कि देखिए 2026 तक, क्योंकि राज्य तो नहीं मानने वाले, 2026 तक 1971 की जनसंख्या ही रखेंगे हम, चाहे कितनी बढ़ा लो। तो 1971 में जो जनसंख्या थी, जो सीटें मिली थी, 2026 तक वही रहेंगी। और मेरा मन ऐसा कह रहा है, अभी एक नया संशोधन हो रहेगा थोड़े दिन में, और कहेंगे 2050 तक, हाँ तय है ये बात, 2050 तक 1971 की जनसंख्या ही रखेंगे। समझ में? तो अब कहा कि 84वें संशोधन के बाद ये संशोधन, 84वां संशोधन सन 2000 में किया गया, इसमें लिख दिया कि 2026 तक कौन सी जनसंख्या का आधार वर्ष रखेंगे, अर्थात 71 में जो जनसंख्या थी वो क्यों रखी जाएगी अब। तो क्या सीटें 91 से होती है कि नहीं। फिर 87वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें कहा कि जो सीटें बांटते हैं ना, ये 2001 की जनसंख्या के अनुसार बांटेंगे। बहुत खिचड़ी हो गया भाई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, सीटों का जो बंटवारा है, कौन सी सीट किसके अंडर में आएगी, वो कौन सी जनसंख्या से तय किया जाता है, 2001। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में है तो अच्छे से तुरम खा भी इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि 1971 पहला ऑप्शन होगा। याद रखें, सीटें जो बांटी जाती है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के नीचे कौन सा क्षेत्र आएगा, वो किस जनसंख्या से तय किया गया है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार। और किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, वो 1900। दो संशोधन जबकि 3, 42वां, 84वां, 87वां संशोधन याद रखना है। 42वां कब हुआ, क्षेत्र में क्या लिखा, 71 की जनसंख्या रखेंगे कब तक, 2000 तक। फिर 2000 में वापस संशोधन करना पड़ा, कौन सा, 84वां, क्या कर दिया, 2026 तक। अब अगला संशोधन 2026 में होगा कोई सा, और कहीं 2050 तक रखेंगे, कौन सा आधार, 71 का। और जो सीटें बांटी जाती हैं किस आधार बांटी जाती है, क्लियर हो गया क्या, लिख लो इसको। ये सीटों का समायोजन है, क्या लिखेंगे, 82 लिखा, अनुच्छेद 82। तो लिखो प्रत्येक जनगणना के बाद में, पानी देना एक बार, प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन किया जाएगा, पुनः समायोजन किया जाएगा। थोड़ा सा फास्ट लिख लीजिए, प्रत्येक जनगणना के बाद में पुनः समायोजन किया जाएगा। ठीक। अब नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा जनसंख्या का आधार वर्ष सन 2000 तक, सन 2000 तक, सन 2000 तक 1971 रखा जाएगा। क्लियर हो गया क्या बात। एक बार पढ़ते हुए लिखना, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है मुझे पता है, रोटियां दिख रही हैं आपको, कंसंट्रेट इस पे करना कि क्या बोला है मैंने। कौन सा संशोधन, 42वां, कब हुआ और क्या लिख दिया, जनसंख्या का आधार वर्ष 71 रहेगा, कब तक रहेगा, तो अब 2000 में नया संशोधन करना पड़ेगा। तो लिखिए 84वें संविधान संशोधन के बाद
84वां संविधान संशोधन दो हजार 84वां संशोधन कब होगा? के द्वारा 2026 तक, समझ गए ना, 2026 तक जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या ही रखा जाएगा। क्लियर हो गया क्या? हो सकता है थोड़ा शब्द इधर उधर सेंटेंस सेट नहीं होगा, आप कर लेना। ठीक, अब एक चीज और लिख लेते हैं, हेडिंग लगा के लिखो सीटों का बंटवारा, नहीं हाँ सीटों का बंटवारा है, सीटों का समायोजन, सीट समायोजन ओब्लिक क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्रों का निर्धारण। ठीक, क्षेत्रों का निर्धारण। लिखिए नंबर 1 लगा के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वो लेट्रॉन 42 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 1991 को आधार वर्ष बनाया गया। समझ गए ना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 को आधार वर्ष बनाया गया। और 87वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 को बेस ईयर बनाया गया। को बेस ईयर आधार वर्ष बनाया गया। क्लियर? यस, 2003। क्लियर हो गया क्या? तो अब यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों के? ये हो गया आर्टिकल 82। अब योग्यता लिख लेते हैं। क्या लिखनी है? लिखवा बता दिया था आपको, वापस थोड़ी बताना है, नहीं बताना, केवल एज का डिफरेंस है जो आपको पहले ही बता दिया है। या चाहो तो राज्यसभा पीछे निकालो, जहां पे राज्यसभा की योग्यता लिखा है वहां पे 25। ठीक है, शपथ भी लेंगे क्या है? अच्छा, बनने के टाइम भी लेंगे क्या? और भाना आपने तो मत बताओ, बेरोगन को उल्टो सीधो जा तो बता दो, क्या बताया आपको, उसी टाइम लेंगे वो। यस, चलिए अब अपने ये तो हो गया यहां तक क्लियर। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वाला, निर्वाचन हो गया, योग्यता, कार्यकाल। कार्यकाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता कितना है? 5 वर्ष। सामान्यतया ये सदस्यों का कार्यकाल होता है या फिर लोकसभा कार्यकाल होता है? एक ही बात, चाहे सदस्यों का कार्यकाल बोले चाहे लोकसभा कार्यकाल बोले, बिना सदस्यों के लोकसभा नहीं होती है, बिना लोकसभा के सदस्य नहीं। कार्यकाल कितना होएगा? क्या क्या हो सकता है? या तो पहले कुछ हो जाए या बात तक चलती रहे। पहले क्या हो सकता है? भंग हो जाए। कौन करता है भंग? बताएं, थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा अनुच्छेद है? यस, कौन करेगा भंग? राष्ट्र। पर कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा गया है?
थोड़ी देर पहले तो बताया था कुछ थोड़ा सा एक्टिव। 83वें कार्यकाल है, राष्ट्रपति भंग करेगा, किस में लिखा गया है, और लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 81 में। भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक। पहली बार कौन सी भंग हुई थी? चौथी। चौथी समय से पहले बहुत सारी हुई है, सात हुई है, याद नहीं करना है। चौथी पहली बार समय से पहले भंग हो गई थी। भंग तो सारी ही होती हैं, जितने की जितनी सारी भंग होती हैं, लास्ट में नए सदस्य आ जाते हैं टाइम से पहले। और बाद में यस, अगर आपातकाल हो, बहुत बढ़िया, नेशनल इमरजेंसी हो, तो फिर लोकसभा कार्यकाल कितना होगा? आपको मान लो कोई ऐसा पूछ ले लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, आप कहना 100 साल भी हो सकता है, आप कहना 1000 साल भी हो सकता है। पूछ कैसे रहो ये बताओ? सामान्य परिस्थिति हाँ 5 साल, बाकी तो लोकसभा कोई कार्यकाल सही बताओ तो कोई नहीं होता कार्यकाल। एक लोकसभा 1000 साल भी चल जाए, कैसे चल जाए? हाँ देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल भले ही संभव नहीं हो, पर संविधान प्रैक्टिकल पे थोड़ी चलता है, थ्योरी पे चलता है। मान लो साहब पूछ लिया कोई अच्छा एग्जामिनर, उसने ऐसा कुछ पूछ लिया, विशेष परिस्थिति में लोकसभा कार्यकाल होता है 5 साल, 6 साल, 1 वर्ष अतिरिक्त, कोई फिक्स नहीं है, तो कोई फिक्स का मतलब 1000 साल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? वही बात, अब आपको मनोनीत कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, और लोकसभा अनंत काल तक, तो आप पूरे जीवन काल किसी देश के प्रधानमंत्री रह सकते हो बिना कुछ किए। वो भी ऐसी बात है, इसमें तो लिखा हुआ भाई साहब। बहुत सारी चीज़ें अगर आप गहराई में देखते हो तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं एक बार में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। कितनी बार? कितनी बार, पर एक बार में ये है। अब ऐसा हुआ है? हाँ एक बार हुआ। 42वां संशोधन हुआ, तो जो 5वीं लोकसभा थी, 5वीं, देखो किस्मत की बात है, चौथी समय से पहले भंग हो गई, 5वीं टाइम्स के बाद चलती रही, तो इसका कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा अब लोकसभा का। वापस मोरारजी आए, 44वां संशोधन किया 1978 में, वापस कितना कर दिया? क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल समय से पहले भंग कौन कर सकता है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में कितना हो सकता है? कितनी बार बढ़ा सकते हैं? लोकसभा कार्यकाल कितना हो सकता है? कितना भी हो सकता है विशेष परिस्थिति में, लिख लीजिए। हाँ मज़ा तब आए 15-20 साल बढ़ाएं। हाँ सही बात है, एक पढ़ते रहे, एक लोकसभा पढ़ते रहे, नए फैक्ट नहीं याद करने। हाँ दो 2002-3 में भी ऐसा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे मूड में थे और कहा कि खूब जनादेश, 86वां संशोधन हुआ है, पूरा देश अपने साथ है। समय से पहले भंग करवा दिया लोकसभा को, और 7-8 महीने पहले ही कि अब क्योंकि लोगों का अपना साथ है, सपोर्ट, और चुनाव हार गए, तो 7 महीने और प्रधानमंत्री रह लेते। पहले ही बोले अब तो जनता अपने साथ है, और जिता दिया कांग्रेस को। तो ऐसा हो सकता है, और मोटिवेटेड हो गए, और उससे पहले भंग कर दिया कि अब फटाफट 5 साल नए फ्रेश कार्यकाल शुरू करते हैं। अब ये 6 महीने बचे हैं, जनता साथ है, क्या पता फिर बदल जाए। जनता पहले ही बदल गई और हार गए, कांग्रेस को बहुमत मिल गया, और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। क्या लिखेंगे आप? भंग कौन कर सकता है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 85। कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा गया है? समय के बाद लिखो। राष्ट्रीय आपातकाल में
कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। अनंत लिख दो, अनंत, इनफाइनाइट, कितना भी हो सकता है। ठीक है सर, क्लियर। चौथी लोकसभा पहली ऐसी थी, चौथी लोकसभा पहली बार समय से पहले भंग हुई थी। सड़सठ के आसपास, 67 के आसपास की बात है। इंदिरा जी पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे, तब की बात है। और 5वीं लोकसभा समय के बाद तक रही, 5वीं लोकसभा समय के बाद तक चलती रही। एक चीज़ और लिख लो, 42वें संशोधन के बाद में, अच्छा लिखा नहीं गया क्या, वापस से रिपीट करूं? बोलिए बोलिए, लिख ली, देखिए 42वें संशोधन के बाद में छः साल कर दिया और 44 में वापस 5 साल कर दिया। देखो जब आप नहीं लिखा जाता, कुछ छूट जाता, आप पूछ लिया करो, क्योंकि आप मन ही मन सोचते हो कि तू ठीक लिखा जा पेरो पड़े तन, है ना, कितना फास्ट बोल रहे हैं। अब वो क्या क्या आप रिपीट कर लिया करो। क्या लिखा है? 42, अब 42 लिखे 5, 44 लिखे 6, 42 लिखे 6, 44 लिखे 5। अब अगला पॉइंट क्या है? उधर देखो, राज्यसभा में कार्यकाल हो गया, चुनाव हो गया और योग्यता हो गई पदाधिकारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड। कितने लोग फर्स्ट ग्रेड के हैं? बहुत बढ़िया। तो आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपके सिलेबस में इन्होंने साफ साफ क्या लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष। तो अपना सारा कंसंट्रेशन लोकसभा अध्यक्ष पर रहेगा। अभी पदाधिकारी में 2 ही लिखने हैं, एक और दूसरा उपाध्यक्ष। क्यों? क्योंकि आपको महासचिव मैंने बता दिया है, तो 2 लिख लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक, ये फर्स्ट ग्रेड में लिखा हुआ है सिलेबस में अलग से। ठीक, तो काम का तो है ही। अब आपको अगले 5, 7, 10 मिनट में एक कहानी बताता हूँ, और इस कहानी से आपके बहुत सारे पद क्लियर हो जाएंगे, ताकि मुझे आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल लिखना नहीं है कुछ भी, क्योंकि तो कहानी ऐसे फिल्म की तरह बताऊंगा कुछ, तो आपको इसको सुनना आराम से, और इसके बाद आपके कई सारे पद क्लियर हो जाएंगे। जैसे पिक्चर हॉल में बैठते हो ना, वैसे आराम से बैठिए आप बिल्कुल, कि हम जिला अकबर और आप हो नारकली, जो सुनाना सुनाते रहो, आप आराम से बैठो। देखिए अपन पढ़ेंगे सदस्य। अभी इस फिल्म के बाद आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंसंट्रेट जितना फिल्म में करना उतना ही यहाँ करना है।
इतनी सारी बातें अपन सीख लेंगे इससे। सबसे पहले सदस्य लोकसभा के, वो ध्यान से सुनना है ना इसको। मैं लिखवाने को से आपको ऑनलाइन में लिखा था, समझ में नहीं आएगा। प्रोटेम स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। अगर अगली 10 मिनट ठीक से कंसंट्रेट किया तो ये आप किसी को पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। और अगली कंसंट्रेट नहीं किया 10 मिनट, तो जिस प्रकार 20-25 साल तक इसे जूझते आ रहे हैं आज तक जीवन में, आगे भी जूझते रहेंगे। नहीं समझा तो वो मिटा दिया, चलो कोई नहीं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए बहुत कंसंट्रेट करके, ये इधर का थोड़ा सा स्पेस कम बचा है। ये ऐसे समझ के चलना कि ये भारत का ही बनाया है, इंडिया का बनाया है, ठीक है, ऐसे समझ लेना आप। और किसी पूरे भारत को बहुत ध्यान से समझना, पूरे भारत को ऐसे 543 खंडों में बांट दिया। ऐसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी है, पढ़ी है, बहुत बढ़िया, पूछूंगा नहीं कुछ भी। पूरे भारत को, अब कुछ नहीं लिखना, कंसंट्रेट करना है। पूरे भारत को कितने खंडों में बांट दिया? और एक खंड को बोला गया लोकसभा का क्षेत्र। क्षेत्र खंडित होता है, तो जैसे इसमें से कुछ खंड अपने राजस्थान के हिस्से में आते हैं। कितने खंड आएंगे गिन के बताओ डब्बे जल्दी से? 25 आएंगे, क्या गिनना है? कुछ खंड यूपी के आते हैं, कुछ खंड से। इनको क्या बोला गया? लोकसभा के क्षेत्र बोला गया। क्लियर हो गया? अब आपको यहां पे करने चुनाव, तो टोटल सीट कितनी है? कितने लोग खड़े होंगे? 543 ही क्यों होंगे? वैसे तो कितने भी हो सकते, पर ऐसा सोच के चलिए कि अपन को अभी ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है। 2 पार्टियां कर लेनी है, एक बीजेपी कर लेते हैं, एक कांग्रेस कर लेते हैं, आपके, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मान लेते हैं कि पूरे भारत में 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस। 543 लोग ही तो बीजेपी खड़े करेगी और 543 ही कांग्रेस। इसका मतलब एक सीट पर कितने लोग खड़े होंगे? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत ठीक से समझना है। इसने 543 लोग खड़े कर दिए, इसने 543 लोग खड़े कर दिए। ऐसा समझे कि आप लोग सारे बैठे हैं तो 543 हैं, और ऐसा ही ग्रुप एक इधर बैठा 543 का। आप कोई से भी पार्टी वाले, वो कोई सी पार्टी वाले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ना। पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि किसको खड़ा करना, टिकट देनी है, वो काम आपके एग्जाम का नहीं है। पार्टी जब भी 543 लोगों में को खड़ा करती है, फील्ड में भेजती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अनुभव हो, बढ़िया लीडर हो, उसको उनका मॉनिटर बना देते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये मॉनिटर आगे धूम मचाने वाला है। इसमें से किसी एक को मॉनिटर बना देते हैं कि वो साहब जो बैठे हैं उनको मॉनिटर बना दिया 543 का, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, साहब आप मॉनिटर हो, बस जाओ चुनाव लड़ो। ऐसे ही उधर वाली पार्टी भी अपने किसी एक आदमी को मॉनिटर बना देती है। वो याद रहे मॉनिटर 543 में से एक है और 543 में से एक है। मानते इसने अक्स को मॉनिटर बनाया, इसने वाई को मॉनिटर बना दिया। बस इतना बोल दिया कि आप मॉनिटर हो, जाओ चुनाव लड़ो, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। मॉनिटर को क्योंकि झंडा लगा दिया इसके सर पे कि मॉनिटर, ऐसा कुछ नहीं बोल दिया। इनको समझ गए कि मॉनिटर बना दिया है, और उस मॉनिटर बनने का खेल है सारा। योग्यता मैंने बताई दी, जो खड़े होंगे उसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या हो, ये सारा सब कुछ पता चल गया। चुनाव होंगे, चुनाव प्रत्यक्ष मेथड से होंगे, जनता वोट करेगी। एक चीज़ और कि कौन वोट करेंगे, उम्र कितनी होनी चाहिए, अभी याद दिलाना, लिखवा दूंगा आपको, आप याद दिलाएंगे कि पहले 21 साल थी, अब 18 साल है। 61वां संशोधन हुआ, ये अभी लिखवाता हूँ, याद दिलाना अभी। ठीक, अब दूसरी बात समझेंगे। 543 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, और ऐसा समझें आप कि इसमें से एक पार्टी को मिली 400 सीटें, वो कोई सी भी हो सकती है, अपने कोई ज़्यादा इतना लगाव नहीं रखना कि ये वो पार्टी वो पार्टी। एक को मिली 400 सीटें और एक को मिली
143 सीटें, 143 सीटें। क्लियर? अब वो कोई सी पार्टी हो सकती है, मान लेते हैं कि ये सी है, ये बी है, कोई सी पार्टी को, इसको मिला मान लो 400, इसको मिला 143 सीटें। बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब इस पार्टी के 543 में से 400 लोग चुनाव जीत गए, 143 हार गए। ये 143 खुद तो जीत गए पर इनकी पार्टी हार गई, क्योंकि पूरे वोट मिले नहीं ना भाई, इनके बहुत सारे साथ के पीछे रह गए और 143 का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना भी नहीं होता है। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, अब ये जाएंगे, जाकर इस प्रकार का पार्लियामेंट का हाउस बना होता है, आप इसको फील कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 400 तो उस पार्टी के थे, मान लो कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, और 143 एक दूसरी पार्टी के थे। सारे के सारे बस में गए और जाकर पार्लियामेंट का भवन है उसमें बैठ जाएंगे। यहाँ पे सीट होती है लोकसभा के स्पीकर की। लोकसभा स्पीकर के लेफ्ट साइड में बैठती है हारी हुई पार्टी और राइट साइड में बैठती है जीती हुई पार्टी, लगभग ऐसा है, ठीक। और ये जाके सारे सारे बैठ गए। एक चीज़ याद रखनी है, जो मॉनिटर बनाए थे ना, ये अक्स वाला मॉनिटर भी जीत कर आ गया, इधर वाई वाला मॉनिटर भी जीत कर आ गया। हाँ, इनकी पार्टी हार गई पर ये तो जीत ही गए ना, ऐसा क्या है? यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सारे के सारे 543 में 400 इधर थे, 143 इधर, ये चुपचाप बैठे, आके बैठ गए। अब इस कमरे में प्रेसिडेंट आएगा अंदर। पहले तो आपको बधाई हो, चुनाव जीत कर आए हैं आप लोग, पर आप इतने चुपचाप कैसे बैठे हैं सारे लोग? और ये सारी सीटें खाली कैसे पड़ी हैं? अब यहाँ से गेम शुरू होगा, समझ गए? राष्ट्रपति ये बोलेगा कि देखिए, इन 400 में से जो अक्स बैठे हैं सब आपकी पार्टी जीत गई, और भारत के संविधान के अनुसार नियम ये है, जिस मॉनिटर की पार्टी जीत जाती है वो प्रधानमंत्री बनता है भारत का। बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति इसको ये कहेगा कि आप क्या हो? प्रधानमंत्री हो। इसका मतलब एक चीज़ आप समझ में आ रही है, जब तक राष्ट्रपति ने बोला नहीं है तब तक तो एक साधारण मॉनिटर बैठा हुआ, उधर सदस्य की तरह बैठा हुआ है। इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किसके रूप में चुनाव लड़ता है? लोकसभा के सदस्य के रूप में। अभी मैं इफ एंड बट नहीं लगा रहा हूँ कि वो हार जाए तो क्या होगा, अभी बहुत स्मूथ चलाना अपन को, निर्दलीय होंगे तो क्या होगा, अभी स्मूथ चलाना था, समझ में आ जाए। इस अक्स को पता लगा रहे यार, मॉनिटर नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ देश का। तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन करता है बताओ? यहाँ से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इधर जो वाई बैठे हुए थे, राष्ट्रपति ने कहा कि देखो, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आपको, आपकी पार्टी हार गई। पर भारत में नियम ये है कि हारी हुई पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसमें जो मॉनिटर होता है उसको विपक्ष का नेता बनाया जाता है। और विपक्ष का नेता बहुत बड़ा दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं। आप कैसे नेता हो? विपक्ष के। ये बात समझ में आई? राष्ट्रपति चुपके से इस अक्स को पास बुलाता है और कान में इसके एक बात बोलता है, आप तो प्रधानमंत्री हो ही, घर जाओ और जिस जिसको मंत्री बनाना हो ना, उसकी कल एक लिस्ट ला देना मुझे, ताकि मैं मंत्री भी बना दूँ साथ में ही। और प्रधानमंत्री वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में? अब राष्ट्रपति कहेगा कि मैं तो मेरा ऑफिस छोड़कर आया हूँ, आप में से जो एक तो इधर ये निकल ही गए, एक प्रधानमंत्री निकल गए, 541 लोग बचे हुए हैं। आप में से सबसे सीनियर, देखो मैं मेरी एक एक बात पे गौर करना, आप में से जो सबसे सीनियर जो है, जिसको अनुभव है पहले का संसद का, वो ऊपर हाथ खड़ा कर ले, ताकि उसको एक बार अस्थायी अध्यक्ष बना दें। और अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। 1 मिनट है ना। हेलो, हाँ अभी क्लास में हो?
हाँ खा लिया, चलो करते। तो देखिए, प्रोटेम को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई, और अस्थाई का दूसरा नाम होता है अंतरिम। अंतरिम, अंतिम नहीं, अंतरिम, इंटरिम। राष्ट्रपति कहेगा जब आप में से कोई ऐसा सीनियर आदमी आ गया जाओ, और वो क्या बन के बैठ जाओ थोड़े दिन के लिए, प्रोटेम स्पीकर, ताकि जब तक स्थायी अध्यक्ष, क्योंकि वो तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया राष्ट्रपति ने, जब तक स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आ जाए आप काम चलाते रहो। अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का एक सदस्य होता है, नियुक्ति कौन करता है? 2 काम देकर जाता राष्ट्रपति उसको, ये ध्यान रखना। कहेगा कि आप आज्ञा जाओ, आपको शपथ में दिला देता हूँ, मुझे फिर ऑफिस में निकलना है, और आपको 2 काम करने हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहला काम आपको ये करना है कि जितने सदस्य बैठे हैं, 540 बचे पीछे, एक प्रोटेम खुद आगे आगे, तब 2 घर चले गए थे, एक विपक्ष वाले चले गए, एक वाई चले गए। कहा कि एक तो सबको आगे बुलाओ और सबको शपथ दिला दो। याद रहे, शपथ सदस्यों को कौन दिलाता है? किसकी तरफ से? राष्ट्रपति की तरफ से। मैं बूढ़ा आदमी खड़ा नहीं रह सकता इतनी देर। एक तो सबको क्या दिला दो आप, एक एक बिंदु आपके क्लियर हो जाएगा, बस आप इस पे कंसंट्रेट रखिए। शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम सदस्यों को दिला देगा, या अस्थायी अध्यक्ष दिला देगा, या अंतरिम अध्यक्ष दिला देगा। पहला काम तो इसको ये दिया। दूसरा काम, चूंकि आप तो टेम्परेरी अध्यक्ष बने हो, तो जो स्थायी अध्यक्ष बनना चाहता है और जो उपाध्यक्ष बनना चाहता है, बनेगा इन 540 में से कोई, उनके चुनाव करवा दो आप। कहाँ से करना है? इनमें से कोई खड़ा हो जाएगा, जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो अध्यक्ष बन जाएगा, और ऐसे ही उपाध्यक्ष के लिए भी 2 लोग खड़े हो जाएंगे, जिनको ज़्यादा वोट मिले हो। समझे कैसे? टोटल सदस्य कितने बचे अपने पास में? इसमें कह दिया इन 540 में से कोई मान लो 2 आदमी ए और बी, साहब हम बनते हैं अध्यक्ष, ए को मिले 500 वोट और बी को मिले 40 वोट, इन्हीं 540 में से, तो अध्यक्ष कौन बन गया? तो एक चीज आप समझ में आ रही है क्या? लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 2 बार चुनाव लड़ना पड़ता है, एक बार सदस्य के रूप में और एक बार अध्यक्ष के रूप में। सदस्य के रूप में जनता वोट करती है, अध्यक्ष के रूप में केवल लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं। ठीक, ऐसे ही एक सी और डी नाम के व्यक्ति खड़े हो गए उपाध्यक्ष के लिए। सी को मिले 500, डी को मिले मान लो इतने, और सी इसमें क्या बन गया? उपाध्यक्ष। तो कितने पद मिल गए? प्रोटेम स्पीकर कहाँ से आया? सदस्यों में से। किसने नियुक्त किया? दूसरा। लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से आया? सदस्यों में से। कैसे आया? चुनाव से। क्या राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति चले गए। उपाध्यक्ष कहाँ से आएगा? सदस्यों में से आएगा, चुनाव लड़कर आएगा। पर एक चीज़ और नोट कर रहे हो क्या आप? पहले इन सब ने शपथ दिलाई है इनको, इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अलग से कोई शपथ नहीं होती है, वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 बार शपथ नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, और किसके रूप में लेंगे? वो सदस्य के रूप में। क्लियर हो गया? कितने पद मिल गए अपन को? प्रोटेम स्पीकर मिल गया, अध्यक्ष मिल गए, उपाध्यक्ष मिल गए, नेता प्रतिपक्ष मिल गए, और प्रधानमंत्री मिल गए। अब बच्चे कौन से पद? ये क्वेश्चन ही घटिया है। 540 बोल दिया तो बस 540 का मतलब कोई भी हो सकता है, इसीलिए तो मैं इन चीज़ों को कंबाइन करके लिखता हूँ। चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, छोटी पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। मैंने क्या कहा आपको? 540 मतलब 540। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछना आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ खूब दिमाग लगाओ कि हाँ साहब 540 भाग ले रहे हैं, कोई भी खड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, बस ये ध्यान रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना। ये देखो 540 लिखा है, उसको राष्ट्रपति अभी अभी करते हैं, उनको घर से वापस बुलाते हैं, भी तो घर गए हुए। मैं आप सुनिए तो सही 5 मिनट। ऐसा कोई क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं जनरली कि जो फिर आपके पूछने के लायक बच्चा है इस बताए में से। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो अपन को क्या क्या मिल गया? अपन को प्रधानमंत्री मिल गया, प्रोटेम स्पीकर मिल गया, विपक्ष का नेता मिल गया, अध्यक्ष मिल गया, उपाध्यक्ष। अब प्रधानमंत्री गए थे आपके घर,
अब वो पहले तो बढ़िया सी चाय पियेंगे अदरक वाली, फिर देखना वो क्या करते हैं, और वो बड़ा जलवा करते हैं। अच्छा, अगली 5 मिनट और कंसंट्रेट की तो सारा क्लियर हो जाएगा। भाई प्रधानमंत्री घर पे जाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मंत्री किसको बनाए। सारे भाई उन 143 को तो छोड़ दो, उनका तो क्या मतलब, दूसरी पार्टी के हैं। ये जो 400 हैं, इनमें से हर आदमी चाहता है कि मैं मंत्री बनूं। अब प्रधानमंत्री किस किस को खुश करे, करने तो कुछ लोग ही है, और वो कितने करने उसका भी फॉर्मूला है। पहले तो नहीं था ये फॉर्मूला। 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें यह बोल दिया, बहुत ध्यान से सुन लेना फिर आप वो क्वेश्चन पूछो। उसमें यह फिक्स कर दिया कि जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन, ऊपर सदन कौन सा होता है, निम्न सदन संसद में का 15% मंत्री होंगे। क्लियर। अब कई बच्चे कुछ सर मनोनीत भी हो सकते हैं, अरे भाई मैंने कहा कि निम्न सदन का पूरे का, इसका मतलब टोटल। अब वो तो क्वेश्चन खैर पूछने का लायक बचा ही नहीं, क्योंकि मनोनीत को ये घटाई दी है, पर फिर भी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका कितना %। अब मैंने यहाँ पे केवल निम्न सदन लिखा है, तो इसका मतलब राज्यों के लिए भी यही लागू है। और राज्य में निम्न सदन कौन सा होता है, विधान सभा। और राजस्थान की विधानसभा में सीटें कितनी है, 200 है, और 200 का 15%। आपने दो चीजें मैथ में पक्की सीखी है, का हटाने के लिए गुणा, और ये हटाने के लिए 100, कितने आएंगे 30। तो कितने मंत्री बनेंगे राजस्थान में। अब इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, क्योंकि मैंने अलग नहीं लिखा है। इसका अगर निकाले तो लगभग 84 आएगा। लोकसभा वाला निकाले तो कितना आएगा लगभग, इसमें प्रधानमंत्री शामिल है। अब 400 सीटों में से मंत्री कितने बनाने, 84, बाकी वो 325 चिल्लाएंगे। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रधानमंत्री के लिए। तो यहाँ से कितनी चीजें सीख ली आपने, 2, कि असल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और इसको मैं ऐसे बोल दूं क्या भाषा में, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसमें क्या बड़ी बात, लोकसभा मतलब लोकसभा, बहुमत मतलब 400, दल का नेता मतलब मॉनिटर, राष्ट्रपति आए नियुक्त कर दिया प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, असल में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर हो गया, क्योंकि वो घर गए में अभी, वो क्या करेंगे उनके सीखते हैं अभी। 2 चीज समझ में आ गई। तीसरी बात, अब कितने मंत्री होंगे अभी बता दी, 84, राजस्थान में कितने होंगे। अब याद रखना क्वेश्चन वो ऐसा देता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर अपने से तो बहुत ही स्मार्ट है भाई, तभी वो एग्जामिनर है। वो देगा कि राजस्थान में मंत्री होंगे 30%, 15%, 10% में से कोई नहीं। तो अपन ज़्यादा चांस किस में, 30 में, क्योंकि अपन को तो एग्जाम में तो सूझता ही नहीं है, छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, ये तो दिखने बंद हो जाते हैं परीक्षा में। वो तो ये मान लो भगवान का शुक्र है कि आपको वो मार्क्स, कई बार तो ये भी ऊपर नीचे पर आ जाता है, सोच के देखिए। अच्छा, घर में जब भी कुछ काम करते हैं कपड़े उपड़े का, तो वो जो सुई होती है उसमें धागा आराम से लगा देते हैं, चाहे फटाफट लगवा लो। वो मार्कशीट इतनी मोटी होती है, उसमें इतना मोटा नहीं भर के नीचे वाले में भर देते हैं। तो ये प्रेशर की बात है, देखिए समझ गए ना मेरी बात आप। ये तो प्रेशर में क्या करेंगे आप, 30% पर टिक करेंगे। और एक बड़ा गेम और करेगा, वो आज तक किसी ने सही नहीं बताया मुझे, और वो आपको भी लिख देता हूँ, पर अभी समझाने के बाद लिखूँगा, अभी नहीं लिखूँगा, मेरे याद लेना है क्वेश्चन। और सारे गलत करोगे पहले ही बता देता हूँ, और पढ़ाने के बाद गलत करोगे, और मैं फिर भी कहूँगा कि सही करो इसको, फिर भी नहीं करोगे, देखना अइया हो के जादू दिखाओगे। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इंटरेस्टिंगली आपको कुछ मजा ऐसे आएगा कि प्रधानमंत्री कैसे विभाग बांटता है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। देखिए भारत में जो विभाग हैं, जो मंत्रालय है ना, बहुत सारे विभाग हैं भारत में। जैसे मैं लिखता हूँ बड़े विभाग, प्रैक्टिकल समझ में आना ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए एग्जाम में। बड़े विभाग भारत में से रक्षा है, भाई सोना नहीं है, पीछे 1-2 मजे ले रहे हैं, सो के भी नहीं लेके, सोना क्यों, इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ। वित्त विभाग है, गृह विभाग है, और कौन सा है,
और बताओ बड़ा विभाग, शिक्षा। लिख लिया, मान लो कि लिस्ट 50 तक है, 40 तक जितनी भी है, क्लियर हो गया। अरे समझ लो ये बड़े विभाग लिखे। अब ये काम प्रधानमंत्री रफ कॉपी लेके कर रहा है, किसको क्या दूं, किसको क्या दूं, किसको क्या नहीं दूं, वो ये लगा हुआ है। और ये छोटा काम नहीं है कि कल ही कोई मुंह फुला के बैठ जाएंगे 4 लोग कि हम तो पार्टी बदल रहे हैं, क्यों नहीं बनाया मंत्री। तो बहुत दिमाग लगाता है। मंत्री को ऐसा विभाग दे दिया इसको, वित्त विभाग वाले को कि मैथ्स में 33 नंबर आए हुए हैं, तो वो क्या फिर वित्त संभालेगा। शिक्षा विभाग ऐसे आदमी को दे दिया जिसको हमेशा बीमार रहता है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे को दे दिया हमेशा बीमार रहता है। शिक्षा विभाग ऐसे को दे दिया उसको शिक्षा ठीक से लिखना नहीं आता कि क्षय कै और से मिलेगा, कै और से मिलेगा। बहुत टेढ़ा काम है ये। फिर लिखेगा छोटे विभाग, इसमें लिख दिया जैसे मान लो पर्यावरण में ऐसे लिख रहा हूँ ना, पर्यावरण, महिला बाल विकास, सो एंड सो फोर्थ, कई विभाग और लिख दिए, या और लिख देते, चलो सफाई वाला लिख देते, स्वच्छता लिख देते, विनिवेश लिख देते हैं, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे। ठीक है साहब, 2 चीज समझ में आ गई। क्या कर रहा है अभी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को कितने मंत्री बनाने हैं? 84। कहां से पता लगा? निकाल लिया आपने फॉर्मूला। अब इतना तो प्रधानमंत्री को आता ही होगा कि ये फॉर्मूला निकाले कैलकुलेटर से, किससे निकलवा लेगा कि 84 चाहिए। जो बड़े विभाग होते हैं ना, बड़े विभाग, बड़े मंत्री, एक तो रक्षा मंत्री और एक कपड़ा मंत्री, कितना फर्क है। रक्षा मंत्री होता है, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ओके छोटा सा विभाग है। बड़े विभाग वाले कभी केबिन से नहीं निकलते हैं, केबिन के अंदर रहते हैं, इसी केबिन में, इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। याद रहेगा, बड़े विभागों के मंत्री कैबिनेट मंत्री। और बड़े विभाग 20-30 विभाग होते हैं सारे मिला के। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बड़े विभागों के मंत्रियों के नाम लिखेगा A, B। मैं वापस बोलता हूँ, बड़े विभाग वाले सारे के सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। समझ में आ गया? ठीक। किसी का नाम लाल सिंह है तो कोई जरूरी को लाल होगा, वो तो नाम है। किसी का नाम राज्य मंत्री है तो जरूरी को राज्य में ही होगा, वो कहीं भी हो सकता है। भगत सिंह तो कोई जरूरी को भगत ही हो, कोई जरूरी नहीं भगत हो। छोटे हो, बहादुर सिंह, चूहे से डर लगता हो। समझाना चाह रहा हूँ आपको कुछ। मुझे बता, जैसे राज्य विभाग का नाम लिया राज्य मंत्री, ठेठ राज्य में आ जाओगे, कौन से में आओगे पता नहीं, दिमाग अपना फिक्स ट्रेंड कर रखा है। राज्य मंत्री मतलब राज्य में, अरे भाई उसका नाम राज्य मंत्री हो, केंद्र में ही है, वहीं पे है वो। बात ही संसद चल रही, राज्य क्यों लाऊंगा मैं यहाँ पे। बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। H क्लियर? अरे नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने नाम से, केवल समझाने के लिए। पर्यावरण, महिला, विनिवेश पे ऐसा कुछ नहीं हो दीपम के नाम से। ऐसे मान लो ये छोटे मंत्रालय और इनके मंत्रियों के नाम आगे लिख दिए। तो अब जो नए नए मंत्री जाते हैं, ध्यान से सुनना, जो नए नए जो सांसद चुनकर जाएंगे 25-30 साल के, उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं होता है, उनको विभाग का पूरा नॉलेज थोड़ी होता है। उनको नाम दे दिया कि आप उप मंत्री हो, ताकि वो खुश भी हो जाएगा। क्या हो आप? उप मंत्री हो, मंत्री से भी ऊपर हो, उप मंत्री, जबकि असल में नीचे हो। ये 5 मिनट और आप दे देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। बड़े विभाग वाले, अब ध्यान से सुनना, और छोटे विभाग वाले राज्य मंत्री। अब चूंकि यहाँ बड़े विभागों में बहुत सीनियर लोग चाहिए, बूढ़े बूढ़े लोग चाहिए, उनको विभाग का बहुत नॉलेज होता है। तो ये बात प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि अगर एक आदमी को इतना बड़ा विभाग दे दिया तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए कुछ राज्य मंत्री, ये वाले नहीं, ये तो दे दिए, कुछ ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जो इनके अंडर में लगा देते हैं। जैसे जी के नीचे I लगा दिया, B के नीचे Z लगा दिया, इसके नीचे Y लगा दिया, इसके नीचे L लगा दिया। समझ तो गए क्या? इसका मतलब बड़े विभाग, एक बार और कंसंट्रेट कर लो, 5 मिनट टॉपिक क्लियर हो जाए आपके। बड़े विभाग में, बड़े विभाग जो है, जो बड़े मंत्रालय हैं, उनमें एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं और इनके अंडर में कौन काम करता है? राज्य मंत्री। तो क्या स्वतंत्र है, इसके नीचे हैं,
इनके नीचे काम कर रहे हैं, ये स्वतंत्र है, किसी के नीचे हैं, ये स्वतंत्र। समझ में आ गया ना? तो राज्य मंत्री कितने प्रकार के हो गए? एक तो हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के अधीन में नीचे काम करने वाले। एक हो गए उप मंत्री। तो असल में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? चार हो गए ना। देखो, एक आईएएस में है इस बार ये क्वेश्चन, इस बार 2 3 4। पर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं? 3। पहला स्तर, दूसरा और तीसरा। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन इसी बार के आईएएस प्री में है जो अभी जून में लगा है कि असल में मंत्रियों की कैटेगरी पूछी, मंत्रियों के स्तर पूछे तो कितने स्तर होते हैं? नहीं, वो ये पूछा मंत्रियों के प्रकार 4। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, दो राज्य मंत्री और एक। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं प्रधानमंत्री ने सारे सब नाम लिख लिए। एक चीज और लास्ट, जो कैबिनेट मंत्री सारे साथ में ही रहते हैं, ऐसा समझ लो, इसलिए इनको बोला जाता मंत्रिमंडल। क्वेश्चन पूछेगा मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री या केवल कैबिनेट मंत्री। और इन सब को मिला के बोलेंगे परिषद। तो मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आएंगे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। क्लियर हो गया? अब खेल आगे शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने सारी लिस्ट तैयार कर ली बढ़िया से। अब वो, हाँ सर बोलिए। हाँ प्रधानमंत्री बाहर नहीं, जहाँ पे कुछ अलग अड़ंगा होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं बता रहा उसका मतलब आप कंसिडर कीजिए कि इसी में है, वरना मैं बोल देता कि इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही जो 30% शामिल होंगे, 15% जो होंगे वो किस में शामिल, कौन शामिल होगा उसमें? प्रधानमंत्री खुद भी शामिल होगा। तैयासी अलग बनाने, एक खुद है। प्रधानमंत्री ने लिस्ट तैयार कर ली, जेब में डाल ली, अगले दिन आएंगे संसद में। तो याद रहे, ऐसा प्रोटेम स्पीकर ने अपना काम कर लिया था, वो तब जाके पीछे बैठ गए। इस सीट पे इधर कौन बैठा है? अध्यक्ष बैठे हैं। और राष्ट्रपति को भी बुला लिया प्रधानमंत्री ने, चुपके से कागज पकड़ा दिया। सारे सदस्यों की धड़कन तेज हो रही है कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की तरफ देखता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उसकी तरफ देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने चुपके से लेटर दे दिया, राष्ट्रपति आगे बुलाता गया, सबको शपथ दिलाता गया, वहीं पे प्रधानमंत्री को दिला दी साथ में। सारे मंत्रियों को शपथ ले ली। किसी को कैबिनेट मंत्री मिला, किसी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला, किसी को राज्य मंत्री अधीनस्थ मिला, किसी को उप मंत्री मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी ने मुंह लटकाया, कोई खुश हो गए, छुट्टी हो गई, चाय का ब्रेक हुआ। सब ने आपस में बात करी कि यार ये लोकसभा नहीं होती ना तो अपन को कौन मंत्री बनाता, अपन तो कहीं खेत में हल जोतते। तो सारे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। उनमें से कोई एक ये भी बोल देगा कि साहब कार्य जनता ने अपन को क्यों भेजा, कार्य करने के लिए, तो उन कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होना अपन को? जनता के प्रति। तो 3 प्रकार के उत्तरदायित्व हो गए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है और कार्य का उत्तरदायित्व है। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? इसका मतलब इतना क्लियर हो गया क्या? अब अपना काम भी पूरा हो गया, बस 1 मिनट और है। इसका मतलब अपने को क्या क्या चीज़ समझ में आ गई? प्रधानमंत्री समझ में आ गया, मंत्री समझ में आ गया, लोकसभा का अध्यक्ष समझ में आ गया, उपाध्यक्ष समझ में आ गया, सारे प्रकार के मंत्री समझ में आ गए, उनकी शपथ समझ में आ गई, प्रोटेम स्पीकर समझ में आ गया, उपाध्यक्ष समझ में आ गया, नेता प्रतिपक्ष समझ में आ गया। अब ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो मुझे पता, आप कर दोगे। अब ठीक, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं अभी। हाँ चलो इसको तो बंद कर लेते हैं।